हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत, जिसे कि समन्वय रसायन भी कहा जाता है, वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो वर्नर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या बातें बताई और उनके जो भी मेन पॉइंट थे उनके बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं हम वर्नर का उपसहसंयोजकता सिद्धांत एवं इसका प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जटिल यौगिक की प्रथम खोज के विषय में निश्चित मत नहीं है। सामान्यतः संभवतः पोटेशियम ब्लू जैसे पोटेशियम साइनाइड, Fe साइनाइड ट्वाइस एंड Fe साइनाइड थ्राइस प्रथम ज्ञात जटिल यौगिक है। मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड थे उनकी कोई भी निश्चित जानकारी नहीं थी, और कुछ थे उनमें से जैसे संभावित पोटेशियम ब्लू, पोटेशियम साइनाइड और आयरन साइनाइड ट्वाइस एंड आयरन साइनाइड थ्राइस, ये जटिल कंपाउंड क्या थे, ज्ञात थे। ठीक, इनकी खोज 18वीं सदी के आरंभ में एक रंग बनाने वाले ने की थी। ठीक है, एक रंग बनाने वाले ने की थी। टेसेंट 1795 ने कोबाल्ट क्लोराइड में अमोनिया मिलाने पर निर्मित इस प्रकार के यौगिक का अध्ययन किया। फिर इस प्रकार के यौगिकों जैसे अमीन का अध्ययन क्रोमियम, निकिल एवं प्लेटिनम के लिए किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जॉर्गेंसन जो कि 1870 में आए थे, इन्होंने क्या किया, इस यौगिकों का अध्ययन कर बताया कि यह यौगिक कार्बनिक यौगिकों की भांति समवेतता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन यौगिकों के इतिहास एवं रसायन में महत्वपूर्ण विकास ए वर्नर 1890 से प्रारंभ हुआ। ठीक, वर्नर सिद्धांत के अभिग्रहित यानी कि पोस्टुलेट आज भी वही है, किंतु उनकी व्याख्या बदल गई है। जेरम के कथन अनुसार सहायक प्राध्यापक के रूप में वर्नर ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत की रचना केवल एक दिन में की थी। ठीक है, उनके अनुसार एक दिन सिंगार का डिब्बा, कागज एवं पेन लेकर अपने कमरे में प्रविष्ट हुए और जब निकले तो लिखित सिद्धांत उनके हाथ में था तथा सिंगार का डिब्बा समाप्त हो चुका था। फिफर के अनुसार वर्नर इन यौगिकों की समस्याओं को सदैव चिंतन करते थे। एक दिन प्राय 2 बजे उनकी नींद खुली और वह अपने विचारों 5 बजे तक लिखते रहे। तो ये बताया गया कि यहाँ पर वर्नर ने किस तरह से उस सिद्धांत को लिखा है और क्या क्या बातें उन्होंने की थी। ठीक है, तो अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसे यहाँ लिखा है वर्नर का उपसहसंयोजकता सिद्धांत, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। देखो 1993 में जो रसायन के आचार्य अल्फ्रेड वर्नर, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वर्नर, ने मात्र 26 वर्ष की आयु में धातु संकुलों की संरचना की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत किसके लिए दिया, धातु संकुलों की संरचना बताने के लिए। तब जो भी धातु है वो किस प्रकार से संकुल बनाते हैं और उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको बताने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत वर्नर का उपसहसंयोजकता सिद्धांत कहलाता है। ठीक, इसके लिए वर्नर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्नर के उपसहसंयोजकता सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पना निम्नलिखित है। इन्होंने कौन कौन से पॉइंट बताए थे वो देख लेते हैं। पॉइंट के बारे में इन्होंने बताया था, फर्स्ट देखो, अधिकांश धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता रखती है। मतलब इन्होंने वैलेंसी के बारे में ही बताया है। 2 टाइप से वैलेंसी शो कर सकते हैं जो धातु है। फर्स्ट जो है आपकी प्राथमिक संयोजकता या मुख्य संयोजकता, इसे प्रिंसिपल वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी भी कहा जाता है। यह संयोजकता तत्व द्वारा साधारण लवण में भी दर्शाई जाती है। जैसे कोबाल्ट क्लोराइड, साधारण लवण में जो कोबाल्ट है उसकी संयोजकता +3 होगी, क्योंकि यहाँ पे Cl3 नेगेटिव प्रेजेंट है, इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्थिति या फिर कहे हम संयोजकता कितनी होगी, +3। ठीक, अतः कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता 3 होती है। यह संयोजकता आयनन योग्य यानी कि आयनाइजेबल कहलाती है। वर्नर ने धातु की प्राथमिक संयोजकता को सीधी रेखा डैश इसके द्वारा बताया था। ठीक, यह संयोजकता ऋणायनों से संतुष्ट होती है। संयोजकता किसके माध्यम से बताते हैं अपन, ऋणायन के माध्यम से, यानी कि एनायंस। सेकंड जो संयोजकता के बारे में इन्होंने बताया वो थी द्वितीयक या सहायक संयोजकता, सेकेंडरी या एक्सिलरी वैलेंसी। यह संयोजकता उदासीन अणु जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऋणायन, कभी कभी केटायन जो कि धनायन द्वारा भी संतुष्ट होती है। यह अनायनिक होती है। ये क्या है, अनायनिक। ये जो फर्स्ट वाली थी क्या थी, आयनिक, मतलब आयनाइजेबल। ये है नॉन आयनाइजेबल यानी कि अनआयनाइजेबल संयोजकता कहलाती है। द्वितीय संयोजकता को संतुष्ट करने वाले अणुओं या आयनों का संकुल में आयनन नहीं होता। ठीक, वर्नर ने इस संयोजकता को टूटी रेखा डैश डैश द्वारा दर्शाया था। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट और लिखे हुए हैं, इसको देखते अपन। जैसे कि अगला पॉइंट इसमें द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु आयनों में अंतराकाश या
अंतरिक्ष स्पेस में दिस्ट डायरेक्टेड ओरिएंटेड होती है। मतलब ये सेकंड जो संयोजकता है वो क्या है, डायरेक्शनल होती है। ठीक, इस लक्षण के कारण उप संयोजक यौगिक त्रिविम समयोता दर्शाते हैं। इन गुणों के कारण क्या होता है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समयोता भी बताते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ऋणायन एनायन जब प्राथमिक द्वितीय दोनों ही संयोजकता को एक साथ संतुष्ट करता है तो यह सीधी तथा टूटी दोनों ही रेखाओं से धातु से जोड़ा जाता है और वर्णन ने उपयुक्त परिक्रमणा के आधार पर ज्ञात संकुलों की व्याख्या की। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ, देखो ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड एंड 6NH3, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन और ये लिगेंड है जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्राथमिक संयोजकता क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज इसके साथ जितने भी लिगेंड जुड़े हैं उसके बाद में जो एनायंस है जैसे Cl नेगेटिव, तो इसकी वजह से इस पर क्या आएगा +3 फर्स्ट -Cl और -Cl, इसकी वजह से इस पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और यही इसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। ये आपका +3। ठीक है, ये कहलाएगी इसकी संयोजकता। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होगी, यहाँ पे हमने पढ़ा भी है, नॉन आयनाइजेबल होगी। इसकी जो प्राथमिक संयोजकता क्या होगी, नॉन आयनाइजेबल। और दूसरी जो संयोजकता है जिसमें हमने पढ़ा कि ये क्या है, आयनाइजेबल होगी। यहाँ पर दोनों को शो किया गया है, जैसे ये सिंपल डैश है, ये है आपकी प्राथमिक संयोजकता और ये डैश डैश से शो किया है, इसको अपन कहेंगे द्वितीयक संयोजकता। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो प्राथमिक है, यहाँ देखो आपस में, ये देखो यहाँ लिखा था ना, प्राथमिक संयोजकता को सीधी रेखा से शो करते हैं। सीधी रेखा यानी कि ये जो सीधी रेखा है इसको क्या कहेंगे अपन, प्राथमिक संयोजकता। जैसे ये Cl है, ये Cl है। ठीक, और इसी प्रकार से हमने सेकंड देखा था जो कि वर्नर के अकॉर्डिंग जो द्वितीयक संयोजकता है उसको डैश डैश इसके माध्यम से, टूटी रेखा के माध्यम से शो करते हैं। यानी कि ये जो है आपकी क्या है, द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हो, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे ये रहा आपका कोबाल्ट क्लोराइड 5NH3H2O भी ऐड कर दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी प्राथमिक संयोजकता। और ये डैश वाली जो भी है ये कहलाएगी आपकी सेकेंडरी या द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रायोगिक सत्यापन। जो वर्नर थे उन्होंने ये सारी बातें लिख दी और उनका जब एक्सपेरिमेंटल करेंगे तभी तो उसका सत्यापन होगा, तभी तो वैलिड होगा उनका जो कॉन्सेप्ट है या उनकी जो थ्योरी है। जब तक उनको एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं जाएगा तब तक उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको क्या किया गया, प्रायोगिक सत्यापन यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें जैसे वर्नर ने संकुल की चालकता ज्ञात करके उनके द्वारा विलयन में प्रदत्त आयनों की संख्या की पुष्टि की। मतलब इन्होंने जो थ्योरी दी थी उनके ऊपर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर ये पता चला कि ये जो थ्योरी है लगभग सही तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर संकुल द्वारा विलयन में आयनित क्लोराइड आयन का अवशेप AgNO3 द्वारा प्राप्त कर प्रत्येक कोबाल्ट थर्ड आयन अमीनो क्लोराइड में आयनन योग्य आयनाइजेबल क्लोराइड आयन की गणना की। निम्नलिखित विस्तृत व्याख्या से इसका स्पष्टीकरण प्रायोगिक सत्यापन हो जाता है। प्रयोग में लिए गए संकुल सारणी में दिए हुए कुछ संकुल लिए गए थे एक्सपेरिमेंट में, जो कि यहाँ पर दिए हुए देखो ये वाले फर्स्ट लिए गए थे, इनका एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि हमने स्ट्रक्चर भी देखी है अभी इसके ऊपर। इनकी स्ट्रक्चर भी देखी हमने, किस तरह से प्राथमिक संयोजकता शो करते हैं और किस तरह से सेकंड यानी कि द्वितीयक संयोजकता शो करते हैं। देखो ये जो था आपका कोबाल्ट क्लोराइड 6NH3 लिगेंड, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पर इसका कलर आया था पीला और इसका जो मूल नाम है ये ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड और इसका फॉर्मूला इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो लिखा हुआ है कोबाल्ट NH3 6NCl। ठीक है, और इसका वर्तमान नाम क्या है, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ये थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखा हमने, इस प्रकार से ये सभी एग्जांपल आप लोग देख लेना। ये इन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके द्वारा, वर्नर के द्वारा, ताकि उनकी जो थ्योरी है वो वैलिड है या नहीं चेक किया जा सके। ठीक, उपयुक्त संकुलों का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किए जा सकते हैं। जो ऊपर हमने संकुल देखे हैं उनके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं वो बताया हुआ। देखो सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर HCl का आकलन करना। ठीक, इसमें क्या किया गया था, प्रयोग के द्वारा उपरोक्त संकुलों की केवल प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले क्लोराइड आयन की संख्या ज्ञात की जा सकती है। द्वितीय संयोजकता को संतुष्ट करने वाले क्लोराइड आयन H2SO4 के साथ HCl नहीं बनाते। यानी कि जब हम H2SO4 के साथ इनको गर्म करते हैं तो ये प्राथमिक संयोजकता के बारे में अपने को बता देगी और द्वितीय संयोजकता के बारे में ये नहीं बताएंगे। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ देखो ये लिया इन्होंने 2COCl3.6NH3
प्लस H2SO4 ले लिया तो ये H6HCl बन के बाहर हो जाएगा और ये CO2SO4 एंड 6NH3 बनेगा। ये बताएगा आपको प्राथमिक संयोजकता के बारे में। इसी प्रकार से एक एग्जांपल लिया है और ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपको बताएगा प्राथमिक संयोजकता के बारे में। द्वितीय संयोजकता के बारे में ये नहीं बता पाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है इन्होंने, इन दोनों में क्या है +3 और +2 यानी कि 3 और 2 इसमें आयन योग्य Cl नेगेटिव आयन रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी संयोजकता शो होती है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट HCl से 100 डिग्री सेल्सियस तक क्रिया, यानी कि ये जो कंपाउंड है उनको ले लो और HCl डाल दो और 100 डिग्री तक इसको क्या करो, हीट करो। इसमें क्या होता है, इस क्रिया द्वारा NH3 अणु की द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने की पुष्टि की जाती है। इससे जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी कि द्वितीयक संयोजकता, उसके बारे में अपन बता सकते हैं। यदि HCl 100 डिग्री सेल्सियस तक NH3 से क्रिया नहीं करता है तो NH3 अणु द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करता है। NH3 के साथ क्रिया नहीं करेगा तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपकी द्वितीयक संयोजकता है। ठीक, इसी प्रकार से अगला पॉइंट आ जाएगा आपका AgNO3 विलयन से क्रिया करने के बाद प्राप्त AgCl का आकलन। इस प्रयोग द्वारा आयन योग्य क्लोराइड आयन की गणना की जाती है। केवल वे ही क्लोराइड आयन AgCl का अवशेप देते हैं जो कि द्वितीय संयोजकता को संतुष्ट नहीं करते। इसमें अगर AgCl के साथ रिएक्शन हो जाती है तो ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे द्वितीय संयोजकता नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से AgCl बन जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे जो है सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक, अगला पॉइंट है आपका आणविक चालकता ज्ञात करना। इसके माध्यम से भी आप बता सकते हो कि प्राथमिक संयोजकता है सेकेंडरी संयोजकता। ठीक है, ये रहा आपका कोबाल्ट CH3NH3 कोबाल्ट क्लोराइड थ्राइस 6NH3, इससे बनेगा आपका कोबाल्ट NH3 6 3 पॉजिटिव एंड +3 नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर संयोजकता के बारे में पता चलता है। फिर अगला है आपका ड्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। यही एग्जाम्पल है जो हमने देखा था, इसके बारे में बताया हुआ है कि किस प्रकार से ये संयोजकता शो करता है। परफ्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ये आपका COCl3 5NH3, इसमें भी आप संयोजकता के बारे में पता करते हैं। इसी प्रकार से आपका है अगला प्रेसियो तथा बायोलियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें भी ये कुल मिलाकर संयोजकता के बारे में ये सारी मेथड है जिसके माध्यम से आप बता सकते हो। यहाँ पे ये आपका आणविक चालकता ज्ञात करना, जिसके अंतर्गत इन सबके जो आणविक चालकता भी अपन बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका रोजियो कोबाल्ट क्लोराइड, इनके नाम है ये सभी इस प्रकार से। तो इनकी क्या करेंगे, अपन आणविक चालकता भी ज्ञात करेंगे और संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है वर्नर सिद्धांत की सिज्विक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या। यानी कि वर्नर जो सिद्धांत दे चुके थे, उनके बाद सिज्विक नामक साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने देखा कि इनमें क्या क्या चीज़ें और भी पॉसिबल हो सकती हैं। उससे संबंधित उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहा जाता है वर्नर सिद्धांत की सिज्विक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या। ठीक, अब देखते हैं इन्होंने क्या किया था। सन 1923 में सिज्विक और लॉरी इन दोनों ने किया था ना, सिज्विक एंड लॉरी ने संयोजकता की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर वर्नर के सिद्धांत का रूपांतरण किया। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर क्या किया था इन्होंने, वर्नर सिद्धांत को रूपांतरण किया था। उन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेशन द्वारा जुड़ने वाले समूह अणु या आयन के किसी एक परमाणु पर कम से कम एक ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है जिसकी उसकी स्वयं की बंध संरचना में प्रयोग नहीं हुआ हो। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातु संक्रमण धातु परमाणु या आयन के साथ उप सहसंयोजकता स्थापित होने में ये समूह ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु परमाणु अथवा धातु आयन को देते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला समूह दाता यानी कि डोनर, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला धातु परमाणु क्या होगा, आयन ग्राही या एक्सेप्टर। ठीक, वर्नर की प्राथमिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है। प्राथमिक संयोजकता कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, अर्थात इनके द्वारा निर्मित बंध विद्युत संयोजी यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। वर्नर की द्वितीय संयोजकता उप सहसंयोजकता बंध यानी कोऑर्डिनेशन बंध के कारण उत्पन्न होती है। उप सहसंयोजी बंध को तीर द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, ये रहा, ये जो तीर ही आपका उप सहसंयोजी बंध है। अतः यहाँ पर एग्जांपल दिया है ये वाला कोबाल्ट NH3 6 Cl3, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका कोबाल्ट सेंट्रल एटम और ये है NH3 लिगेंड, ये है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में रहते हैं जो कि इसको डोनेट करते हैं। ये क्या कहलाएंगे, डोनर, और ये क्या कहलाएगा आपका एक्सेप्टर, दाता, और ये होगा ग्राही। ठीक, और जो ये एरो से शो किया गया है ये क्या कहलाएगा आपका उप सहसंयोजी बंध, जैसे तीर के माध्यम से शो करते हैं। ये आपका द्वितीय संयोजकता के अंतर्गत आएगा। ठीक, यदि प्राथमिक संयोजकता से जुड़ने वाले, आगे देखते हैं अपन इसमें। ठीक है, यदि प्राथमिक संयोजकता से जुड़ने वाले समूह ऋणायन हो तो उप सहसंयोजक क्षेत्र में उपस्थित
हो तो वह उप संयोजकता के साथ प्राथमिक संयोजकता को की भी पूर्ति करते हैं। जैसे यदि इसमें कोबाल्ट NH3,6Cl3 में से एक क्लोराइड आयन उप संयोजक क्षेत्र में आ जाए तो कोबाल्ट NH3,5Cl3 हो जाएगा और इसे CONH3,5Cl2 लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, यही बताया हुआ है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर यही था कि वर्नर का जो सिद्धांत था उसको सिज्विक ने किस तरह से बताया था। वर्नर सिद्धांत को जो सिज्विक ने बताया उसमें मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने बताया कि प्राथमिक संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बॉन्ड बनता है प्राथमिक संयोजकता में। ठीक है, और वही दूसरा जो द्वितीयक संयोजकता है इसमें इन्होंने बताया कि उप संयोजी बंध बनता है यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है और इसे इसके माध्यम एरो के माध्यम से तीर के माध्यम से शो करते हैं। ये जो है इसका क्या कहेंगे अपन, ये जो एरो है इसको कहेंगे अपन द्वितीयक संयोजकता। ठीक, इसी प्रकार से आपका होता है वर्नर सिद्धांत कंप्लीट। आगे हम जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत अन्य टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।